चलो फिर बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अपना केमिकल रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपकी कुछ मतलब सिलेबस में रिएक्शन है जिनके मतलब नेम दिए हुए हैं। पहला इसमें रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन। मतलब आप ऐसा समझो जैसे आपने ABCD सीखी थी पहले, है ना। उस ABCDs को मतलब इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर कितने सारे आपने वर्ड्स सीख लिए, है ना। वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाना सीख लिया आपने। सेम ऐसा ही लगभग यहाँ पर भी है। यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, या आपस में कंपाउंड्स को कंबाइन करें, यानी उनकी एक कॉम्पोजिशन बना दें। क्या बना दें? कॉम्पोजिशन। ठीक है, या और एक सिंपल शब्दों में, और इसको मैं कह सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दें। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, या कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर पहला मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो ले रहा हूँ उसका एग्जांपल है आपका CaO, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला याद रखो, होता है CaO। क्या फॉर्मूला उसका? CaO। इसको केमिकली अगर बोलोगे तो इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बर्ड लाइम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाया गया CaCO3 को हीट करके। किसको? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, उसको लाइमस्टोन बोलते हैं। उसको जब हीट करते हैं तो उसके बाद बन जाता है CaO, यानी क्विकलाइम, एंड प्लस बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आ गई बात समझ में? तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, हमने इसको हीट किया। हीट का मतलब समझ लो, सपोज कर लो बर्न किया हमने किसको? लाइमस्टोन को। तो उससे क्या बन गया? बर्न्ड लाइम बन गया। क्या बन गया? बर्न्ड लाइम। तो उसका नाम हो गया CaO बोलते हैं उसे, यहाँ हम बोलते हैं क्विकलाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस क्विकलाइम को यानी चूरे को जब हम डालते हैं यहाँ पानी में, CaO प्लस H2O, ओके, तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन। क्या कहलाती है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों। क्या होता है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने क्या लिए? दो कंपाउंड्स लिए। कौन कौन? एक वाटर लिया हमने और एक CaO क्विकलाइम ले लिया। देन इससे हमारा क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बनेगा इससे। और इस केस में, इस रिएक्शन में हीट भी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? हीट डेवलप हो जाती है। आई बात समझ में? अभी इसी तरीके से आप अगर समझ लो, आपने चारकोल लिया है या कोयला, आप समझ लो, यानी कार्बन। चारकोल का फॉर्मूला C। आपने उसको जब जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी क्या होगी? प्रेजेंस किसकी होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो ये बनकर बना देगा CaO। और जब ये जलेगा तो जलने पर इससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो जिन रिएक्शंस में हीट बनती है, यानी मोस्टली कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं, उनको हम एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। क्यों? अगर उनमें हीट डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रहा है? हीट। तो हीट का एवोल्यूशन कहलाता है हमारा क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट यानी बाहर निकलना, और थर्मल मीन्स होता है हीट। तो हीट का बाहर निकलना इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनो एक एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें MCQs भी आपके कवर होते चले जाते हैं। तो क्या बना उससे? सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर क्या? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। उसको हमने पानी में डाला तो इससे बन गया लाइम वाटर, यानी लाइम को हमने वाटर में डाला, लाइम वाटर बन गया। ठीक है, और हीट डेवलप होगी इससे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन को हम लोग करके भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर, और इसमें हीट डेवलप हो जाएगी। ये मेरे पास है लाइम। क्या है ये? लाइम है ये मेरे पास। ठीक है, इस लाइम को मैं डालूंगा इस पानी के अंदर। ठीक है, ये मैंने एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर ले लिया मैंने। अब इसमें मैं ये डालूंगा तो इसमें कुछ जब आप सुनेंगे कान के पास लाकर, तो आपको दो ऑब्जर्वेशन, एक तो हीट डेवलप होगी, ये गर्म हो जाएगा ये मेरा। ठीक है, ये जो यूटेंसिल है ये मेरे पास, ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जब मैं इसमें डालूंगा तो डालने के बाद क्या होगा? इससे क्रैकलिंग साउंड भी आएगा। ठीक है, चूने का ये है ना, ये चूना है, इससे क्रैकलिंग साउंड भी आएगा। और साथ में ये जो है बर्तन, यानी हमारा जो ये ग्लास है, टम्बलर, ये गर्म भी हो जाएगा और खूब गर्म हो जाएगा। देखो देखो, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई, बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपके हाथ में इसको सबको दूंगा ये मैं। ठीक है, आप देखिएगा, ये मतलब जो है गर्म हो जाएगा। आप देखिएगा, सब लोग इसको पकड़िएगा। ठीक है, इस ग्लास को आप देखोगे कि ये हीट अप हो जाएगा अभी थोड़ी ही देर में, लगभग 2 to 3 मिनट्स में।
सर नीचे साइड में। हाँ, सब लोग एक बारी बारी से अपने पास लीजिए इसको और देखिए, चेक करिए कितना ज़्यादा ये हीटअप होता चला जा रहा है ये ग्लास टम्बलर, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या डाला है, चूना, ठीक है, किसमें डाल दिया, पानी में, ओके। तो ये हीटअप हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। और अभी इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि आपको उसको होल्ड करे रहना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ओके। तो फिर देख लिया आप सबने इसको ऑब्जर्व करके, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया अभी। अब आप इसको ऐसे करके नहीं पकड़ सकते, समझ में आया, इतना ज़्यादा हीटअप हो गया ये। अरे अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। आ गई आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में। और ये मैंने भी आपको जो दिखाया वो एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। इसी तरह से रेस्पिरेशन, एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लिखोगे बिकॉज आफ्टर रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, खाने के बाद वो मतलब ग्लूकोज वगैरह उससे जब बनेगा तो वो ग्लूकोज के साथ क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है उसके साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहला रहा है, रेस्पिरेशन। क्या कहला रहा है ये, रेस्पिरेशन। समझ में आया। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बच्चों ध्यान रखो, बड़ा डिफरेंस है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेकर बस छोड़ देना, तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, याद रखिए। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाती है ग्लूकोज के साथ, तो इससे बनेगा आपके शरीर के अंदर बनेगा CO2 गैस बनेगी, वाटर बनेगा, और साथ में बनेगी 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। ATP 38 ATP, अभी आप बायो में पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद। तो 38 ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ये बन जाता है। और 38, ओके। तो ये क्या है, ये एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी बनी नहीं बनी इस रिएक्शन में, रेस्पिरेशन में, तो इसलिए एनर्जी बन रही है। एनर्जी यानी हीट की कोई फॉर्म है, समझ में आया। तो इसका मतलब इसलिए रेस्पिरेशन को भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही वो एग्जाम्पल है। आ गया समझ में। और उसमें जाकर ऑक्सीजन कंबाइन भी हो रही है, तो आप उसे कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, ओके। बट प्रोसेस पूरा रेस्पिरेशन का है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में मैग्नीशियम वायर होता है। तो मैग्नीशियम वायर को जब हम हीट करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म MgO। क्या बना देगा, MgO बनेगा, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसे बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ पर सिंगल O है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो स्टार्टिंग में। अब ऐसा करने से 2Mg हो गया, इधर लगा देंगे 2, तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ओके। 2Mg here, 2Mg also here, 2O here, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन here यहाँ पर भी है, ओके। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो मैग्नीशियम वायर को जब जलाते हैं, तो इससे पहले एक चीज याद रखिए, आपकी बुक में NCERT में क्वेश्चन भी है, व्हाई इज इट नेसेसरी, या फिर क्या कहते हैं, ये जरूरी क्यों है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रब कर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चों क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब ऐसे ही रखा रहता है, तो उसके ऊपर एयर की वजह से कॉन्टैक्ट हो जाता है एयर में उसका, ऑक्सीजन से या CO2 से भी हो सकता है। तो धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, जो एक तरह से इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर का। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट कर रही है उसे, तो इसको जो है जलने नहीं देगी जल्दी। इसलिए हमें इस कार्बोनेट या ऑक्साइड के लेयर को सैंड पेपर से रब करके, सैंड पेपर समझते हो ना, जिसको हिंदी में रेगमाल बोलते हैं, तो इसको हमें रब करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे एकदम बिल्कुल शाइनी सरफेस निकल के आएगी मैग्नीशियम वायर की। अब उसको जब आप जलाओगे बंसन बर्नर पर, जो हमारी लैब के अंदर जो बर्नर होते हैं उनको बोलते हैं बंसन बर्नर, तो उसको जब आप जलाएंगे, जलाने के बाद अब आप देखेंगे वो ईजिली जल जाएगा वायर, और बहुत ही तेज रोशनी वाली इससे फ्लेम निकलती है, जिसको हम नाम दिया गया है, एक नाम देते हैं इसको डैजलिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, डैजलिंग फ्लेम। बहुत चमकदार फ्लेम होती है, और इसकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए बहुत देर तक, क्योंकि इससे आईसाइट हमारी खराब हो सकती है, रेटिना आंखों का खराब हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैग्नीशियम वायर को जब हम जलाते हैं, तो जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है सैंड पेपर से, टू रिमूव दिस कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड के लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है उसके लिए। समझ में आया, तभी ये जलेगा, अदरवाइज ये जल्दी जलता भी नहीं। जब आप इसे ऐसे ही जलाएंगे इस लेयर के साथ साथ, तो ये नहीं पकड़ेगा फायर, ठीक है। जैसे ही ये लेयर हट जाएगी कार्बोनेट या ऑक्साइड की, तब ये मतलब जो है ईजिली फायर को कैच कर लेगा, आग लग जाएगी इसमें,
ठीक है। और जलने के बाद मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम की एश, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर एक बात और नोट कर लो, मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये मेटल थी ना, ये मेटल है, इसका ऑक्साइड बन गया। तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, बेसिक। कैसे पता लगेगा, मैं क्या करूँगा, एक लिटमस पेपर लेकर आऊँगा, ठीक है, रेड लिटमस पेपर आप ले लीजिए, ठीक। रेड लिटमस पेपर को जब आप भिगो लेंगे पानी में, अब उसके ऊपर इसकी राख डालिए MgO की, ठीक है। जैसे ही आप इसको डालोगे तो आप देखेंगे कुछ ही मतलब सेकंड्स के अंदर जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है रेड को ब्लू कौन करते हैं, बेसिस करते हैं। कौन करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस। तो इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के, बेसिक। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद करो, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के ही आते हैं MCQ, जो टीचर आपको वर्बली ओरली करके जो जो चीज़ें ज़्यादा बताता है उसी के ही MCQ बनते हैं बच्चों। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर आ सकता है कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर, नीचे ऑप्शन दिया होगा बेसिक या एसिडिक या सॉल्टी या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप उसमें मतलब डाल देंगे बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि मैग्नीशियम वायर को जलाने से पहले हम मतलब जो है हमें जलाने से पहले उसे रब करना चाहिए, क्यों। तो आप उसका आंसर लिखोगे बिकॉज इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड और कार्बोनेट। टू रिमूव दिस लेयर वी हैव टू रब इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। से हमें इसे पहले रिमूव करना पड़ता है इस लेयर को जलाने से पहले। आगे समझ में क्लियर हो गया। तो अभी बच्चों हमने क्या किया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल यहाँ पर बना दिए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन हमने की थी अभी। अब कॉम्पोजिशन को हम लोग तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन आ जाती है आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डीकॉम्पोजिशन। और ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें एनर्जी हमें किसी ना किसी फॉर्म में चाहिए रहती है रिएक्शन कराने के लिए। ओके, रिएक्शन को कराने के लिए हमको एनर्जी की फॉर्म चाहिए। वो हीट एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, सन की लाइट जैसे कि, तो लाइट एनर्जी हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम दूसरी भाषा में, लैंग्वेज में बोलते हैं इनको, जिसमें एनर्जी चाहिए है, यानी वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी इन एनी फॉर्म। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन वाली जो मोस्टली रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक कहलाती हैं, और डीकम्पोजिशन वाली मोस्टली रिएक्शंस कहलाती हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, रिएक्शन में आप हीट दे रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक कहलाएगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक बड़ा इजी भी है आपका, जो मैंने कल बताया था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर ये CaO प्लस CO2 बना देता है ये। ओके, तो इसमें हमने हीट दी है, इसीलिए इस रिएक्शन में जिसको आपने हीट के थ्रू कराया, इसलिए इसका नाम पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डीकॉम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन, ओके, थर्मल डीकॉम्पोजिशन है ये। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपने हीट प्रोवाइड की है। समझ में आया, इसको यानी बर्नर पे रखकर इसको हीट किया है, तो इसलिए हमने हीट दिया, तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अब इसी तरह से दूसरे इसका एक और टाइप आ जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो आप देखिए H2O जो होता है, ठीक है, वाटर, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, एक बीकर लेंगे, बीकर में 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देंगे, यानी ग्रेफाइट की रॉड, फिर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद इसमें मतलब जो है करंट पास करेंगे, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगी आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, एनोड पर मिलेगी आपको ऑक्सीजन, एनोड पर, एनोड पॉजिटिवली होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन मिलेगी आपको कैथोड पर, कहाँ मिलेगी, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने अलग अलग कर लिया, या हम ये कह सकते हैं हमने पानी को तोड़ लिया। पानी को तोड़ लिया यानी कि हमने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स तोड़ना, पानी को तोड़ना, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट यूज किया, इसलिए दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके डिकम्पोजिशन किया गया। इसी तरह से जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम, ये मेटल कंबाइंड फॉर्म में मिलती है अर्थ में हमें। ओके, तो या तो ये अपने क्लोराइड के साथ अटैच्ड होती है या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स की फॉर्म में। तो इनको इनके इससे अलग करने के लिए, ऑक्साइड और क्लोराइड से अलग करने के लिए बेसिकली इनको हम बोलते हैं ओर्स। मेटल को जब निकाला जाता है जमीन से तो उसकी ओर से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? ओर, यानी NaCl एक ओर है सोडियम का। सोडियम का और क्या हो गया? NaCl। पोटेशियम का K2O हो सकता है, KCl हो सकता है। तो इन ओर को क्या किया जाता है? पहले साफ सफाई की जाती है, उसके बाद इन्हें बारीक पीसने के बाद उसके बाद इसको जो है पिघलाया जाएगा। पिघलाने के बाद मतलब NaCl में से आप इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl यानी क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। क्लोराइड आपको मिलेगा जाकर एनोड पर, और मेटल जो होती है पॉजिटिव यानी चीज़ वो आपको मिलेगी कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू? नाउ थर्ड वन यहाँ पर आ जाता है, इसी का पार्ट है डिकम्पोजिशन का थर्ड पार्ट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा? फोटोलिटिक। अब फोटो मींस क्या होता है? लाइट। फोटो से मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं? कुछ कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे H2O2, ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है ये? हाइड्रोजन परऑक्साइड ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। एक क्वेश्चन आया था, व्हाई हाइड्रोजन परऑक्साइड कैप्ड इन डार्क कलर बॉटल? तो आप लिखोगे बिकॉज in the presence of light it will decompose into water and oxygen, that's why it is kept in dark color bottle या dark color containers में रखते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लाइट की प्रेजेंस में आने पर यानी लाइट के कांटेक्ट में आने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिनसे मिलकर वो बने थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जब लाइट पास होगी, ये लाइट यानी फोटोन का सिंबल होता है, ये H न्यू बोलते हैं इसको, तो ये टूट जाएगा H2O and प्लस O2 में टूट गया, H2O and O2 में टूट जाएगा। ये आ गया समझ में? तो इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो गया किसमें? वाटर एंड ऑक्सीजन में। इसीलिए इसे डार्क कलर्ड की बॉटल यानी ब्लैक कलर की बॉटल में रखा जाता है। इसी तरह से कुछ और कंपाउंड है जैसे AgCl, इसको भी अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आ गया तो इसलिए ये भी टूट जाएगा Ag+Cl2 में, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। इसी तरह से AgBr होता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी अगर लाइट के कांटेक्ट में आ गया तो ये भी टूट जाएगा किसमें? Ag+Br2 यानी ब्रोमीन में टूट जाएगा। ओके, इसलिए इन सारे कंपाउंड्स को या केमिकल्स को डार्क कलर्ड के कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में आने पर ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, समझ में आया? डिकम्पोज हो जाते हैं। आगे बात समझ में? और इस तरह से जब लाइट के कांटेक्ट में आने पर ये कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड जो है केमिकल टूट गए, इसको हम फोटो केमिकल इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो केमिकल इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब केमिकल, ठीक है, कोई रासायनिक चीज केमिकल, और फोटोलिटिक इफेक्ट मतलब क्या कहते हैं? इफेक्ट मतलब जो उस कंपाउंड के ऊपर इफेक्ट पड़ा यानी वो टूट गया, तो दिस इज कॉल्ड फोटो केमिकल इफेक्ट। एंड दीज फोटो केमिकल इफेक्ट वाली रिएक्शंस पहले यूज होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। समझ में आ गया? एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से बना हुआ, ये एक इन्होंने करके बोल रख देंगे आपके सामने, इस तरह से ये बोल रख देंगे, ठीक है, और इस पे करके कोई कंपाउंड करके रख देंगे और यहाँ पर सनलाइट बना हुई आ जाती है, सन सूरज बना हुआ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे व्हाट दिस डायग्राम या पिक डिपिक्ट्स, तो आप लिखोगे इट शोज दैट अ केमिकल, इट मे बी AgBr और AgCl when kept in open area, मतलब in the presence of light, then this compound will be decomposed into these components, ठीक है। अगर AgCl है तो Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, AgBr है तो Ag+Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है डायग्राम या ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है? फोटोकेमिकल इफेक्ट को डिपिक्ट कर रही है। डिपिक्ट मतलब दर्शाना। आ गया समझ में? क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है इतना? ओके, तो ये हमारे दो अभी तक हमने आपको रिएक्शन बताई, एक कॉम्बिनेशन, दूसरी बताई डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स बताए, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि मैं देखो बीच बीच में पूछूंगा भी आप लोग, जो नहीं बता पाएगा फिर समझ लेना क्या होगा। ओके, इसलिए बहुत मन लगाकर ध्यान लगाकर यहाँ पर सुनो।
मैं नहीं आया, अच्छे से समझो इसे। नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, आप हैंड रेस करिए, मैं आपको दोबारा फिर क्लियर कर दूंगा। जितनी बार आप पूछेंगे, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। 11th टाइम भी बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है 10 ही बार बताऊँ, ठीक है, 11वीं बार भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप पूछते रहिए जब तक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये बन कैसे जा रहे हैं, इसके लिए मैंने वही आपको बताया था कि आपको 9th क्लास की वो जो मैंने पार्ट बताया था ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, आपको जो आयंस की वैलेंसी दी हुई थी वो आपको पता होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी दी हुई थी वो आपको पता होना ही चाहिए। अगर वो पता होंगी तो आपको ये कंपाउंड कैसे बन रहा है ये समझ में ईजिली आ जाएगा, वरना नहीं आ पाएगा, मुश्किल आ सकती है आपको अगर वैलेंसी नहीं पता है आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब आ जाता है इसमें आपका एक नेक्स्ट है रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप चैप्टर 3 जो आपकी बुक का है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज को आप लर्न कर लीजिए। क्या करना है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना है। वो जब आप जितनी जल्दी लर्न कर लोगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, थर्ड। डिस्प्लेस करना, किसी चीज को हटा देना उसकी जगह से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता लग रहा है किसी चीज को हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास है जिंक मेटल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को हटा देंगी उसके सॉल्यूशन में से। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हेन आई पुट दिस जिंक मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड देन इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म ZnSO4, ठीक है। हाइड्रोजन विल बी गिवन आउट, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो जब हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जाएगी आप यहाँ पर एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आएंगे, ठीक है, और आप देखेंगे एक पॉप साउंड आएगा निकल के। कैसा साउंड आएगा? पॉप साउंड देती है हाइड्रोजन जलने पर, जब कम परसेंटेज में है तो सिर्फ पॉप साउंड देगी, समझ में आया। और अगर बहुत ज़्यादा कहीं 1-2 किलो हाइड्रोजन हो जाए उसमें आग लगा दें तो बिल्डिंग भी उड़ सकती है, ओके। तो इस तरह से हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से आग पकड़ने वाली गैस है, इसलिए ये पॉप साउंड के साथ जलेगी जैसे ही आप बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आप देख लो एक और आयरन है Fe, ये रिएक्शन आपने 8th क्लास में की है और अभी आपको 9th में भी कराई थी हमने ये। तो Fe को जब आप डालते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, कैसा होगा? ब्लू कलर का, ठीक है। तब आप देखेंगे इससे जो बन जाएगा वो बनेगा FeSO4 बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो कॉपर अलग हो गई, समझ में आया। इस रिएक्शन में होगा क्या, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें आप आयरन का कोई पीस डाल दो और अंदर पड़ा हुआ है क्या हमारे पास? कॉपर सल्फेट है। क्या है? ये Fe है और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4। अब आप थोड़ी देर में देखेंगे कॉपर मेटल जो है ग्रे कलर से ब्राउनिश कलर का हो जाएगा क्योंकि उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर इसके ऊपर आ जाएगा, कॉपर इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू से, ये सॉल्यूशन का कलर कैसा था? ब्लू था। ब्लू से सॉल्यूशन का कलर जो है ग्रीनिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाता है, या उसको हम बोलते हैं पेल ग्रीन। क्या बोलते हैं? पेल ग्रीन भी बोलते हैं, येलोइश सा ग्रीन, ठीक है, ऐसा वाला ग्रीन, ठीक है। तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं, एक तो क्या आयरन का जो कलर होगा वो ब्राउनिश हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर ग्रीनिश हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आ गया समझ में? क्लियर हो गई ये बात? कुमकुम प्लीज इधर देखो, ओके। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से होती है, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये मुझे क्यों आती है? मुझे इसलिए आती है क्योंकि आई नो दी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी टेबल जो है, रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल वो आप लर्न करो। जितनी जल्दी लर्न कर लोगे उतनी ईजी ये रिएक्शंस आपको लगेंगी, समझ में आ गया। इसी तरह से एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि इफ आई टेक यहाँ पर कॉपर मैंने ले लिया और मैंने ले लिया यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर बच्चों नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आप रिएक्टिविटी सीरीज चेक करिए बुक में, वहाँ हाइड्रोजन के ठीक नीचे कॉपर दिया हुआ है, ओके। तो क्यों? कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, ओके। आ गया समझ में? तो 3 रिएक्शन हमारी हो गई, कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन,
डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स भी हो गए और हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट वी विल लर्न नेक्स्ट टर्म।